दोस्तों स्कैम 1992 के सक्सेस के बाद अब हंसल मेहता जो अपनी नई वेब सीरीज ला रहे हैं जिसका नाम है स्कैम 2003, रिसेंटली उसका ट्रेलर आउट हो चुका है। बेसिकली ये बेस्ड है अब्दुल करीम तेली के स्टैम्प पेपर घोटाले के ऊपर। कैसे एक बच्चा रेलवे स्टेशन के ऊपर छोटे की उम्र में फ्रूट बेच बेच के अपनी बीकॉम का ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है एंड देन मुंबई में आके देश का उस वक्त का तक का सबसे बड़ा 30,000 करोड़ का स्कैम करता है। एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की माने तो ये स्कैम 30,000 करोड़ का था, बट काफ़ी लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये स्कैम 1 लाख करोड़ तक का भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज इसके इंटरलिंक जो स्टोरी से जुड़ी हुई कहानियाँ ही कुछ ऐसी है। बिकॉज अब्दुल करीम तेलगी ने खुद ने अरेस्ट के बाद ये एक्सेप्ट किया था कि उसने जो दीपा बार के अंदर एक डांस गर्ल के ऊपर जो एक रात के अंदर जो है 97 लाख रुपए उड़ा दिए थे। ऐसे ही एक रात के अंदर 97 लाख रुपए एक लड़की के ऊपर उड़ा देना। एंड दोस्तों जिन कांस्टेबल के साथ अब्दुल करीम तेली के कनेक्शन पाए गए उनके पास से जो 200 करोड़ की जो रियल एस्टेट के पेपर पाए गए जिनकी तनख्वाह 9,000 10,000 रुपए थी मात्र। तो ये स्कैम कितना बड़ा हो सकता है, अब्दुल करीम तेलगी ने कितनी बेहिसाब पैसा बनाया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर इस इंटरेस्टिंग स्टैम्प पेपर घोटाले को डिटेल में समझते हैं। तीन नहीं 30,000 करोड़। अब्दुल करीम तेली का जन्म होता है कर्नाटक के खानपुर गांव के अंदर, जहां पर ये जो एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जन्म लेते एंड बचपन में ही उनके पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके और उनके भाई के ऊपर आ जाती है। तो अब्दुल और उसका भाई जो है दोनों रेलवे स्टेशन के ऊपर फ्रूट बेच बेच के यहाँ पर जो अपना गुजारा कर रहे होते हैं। बट अब्दुल जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है, इंग्लिश मीडियम से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया एंड हायर एजुकेशन उसके बाद बीकॉम अपना जो कंप्लीट करके वो जो है जॉब करने मुंबई चला गया। अब वहाँ पर उसे लगा था कि यार जॉब करके अच्छे खासे पैसे बना लूंगा, बट मुंबई जाने के बाद उसे पता लगा यार पैसे कमाना और जॉब करना इतना आसान नहीं। उसने काफ़ी सारे जॉब बदली बट वो खुश नहीं था। उसके बाद उसे पता लगा कि यार सऊदी अरेबिया जाके अच्छा खासा मोटा पैसा बनाया जा सकता है। तो वो जो सऊदी अरेबिया चला गया, अगले 6-7 साल तक वहाँ पर उसने काम किया, अच्छा खासा पैसा बना रहा था। बट अब्दुल करीम तेली की भूख काफ़ी बड़ी थी, उसे बड़ा पैसा बनाना था। अब वहाँ पर जाने के बाद उसे पता लग चुका था कि यार इंडिया से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आके जो है एज अ मजदूर काम करना चाहते हैं, बट उनके पास इनफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो वहाँ पर जाके वो जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका नाम था अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स। जहाँ पर ये जो है जो लोग इंटरेस्टेड है बाहर जाके, बाहर के देशों में जाके काम करना चाहते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके नकली फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता था, एग्जैक्ट डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर था। धीरे धीरे इसका जो बिजनेस काफ़ी बड़ा बन गया एंड देन आगे जाके उसने जो इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वीज़ा तक जो डुप्लीकेट बनाना छापना शुरू कर दिया। बट ये था नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट, तो किसी ने जाके आके चल के जो टिप दे दिया। 1991 में अब्दुल करीम तेली को सबसे पहली बार अरेस्ट किया गया। देखिए दोस्तों, अरेस्ट करने के बाद लोगों की लाइफ तबाह हो जाती है, उनकी पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ तबाह हो जाती है। बट अब्दुल करीम तेली के केस में ये जो उल्टा हो गया, बिकॉज यहाँ से उसकी लाइफ ने एक यू टर्न ले लिया। जेल के अंदर उसकी मुलाकात होती है राम रतन सोनी से, जिसको जो अरेस्ट किया गया होता है एक स्टैम्प पेपर छोटे से घोटाले के अंदर। बट जब उसे पता लगता है कि यार अब्दुल करीम तेलगी नकली डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है, तो उसे बोलता है कि यार धंधा करना है तो बड़ा करो वरना मत करो। ये छोटे मोटे लोगों के नकली डॉक्यूमेंट्स बना के तुम पैसा नहीं बना सकते बड़ा। अगर पैसा बड़ा बनाना है तो गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को रेप्लिकेट करो, कॉपी करो। तो उस वक्त स्टैम्प पेपर का इंडिया के अंदर शॉर्टेज चल रहा था, उसे डुप्लीकेट प्रिंट करके बहुत करोड़ों रुपए बनाए जा सकते थे। एंड यहाँ से अब्दुल करीम तेली के दिमाग के अंदर एक आइडिया आया। जब वो जेल से छूटते उसके बाद यहाँ पर प्लानिंग शुरू हो जाती है। उसने पता लगाना शुरू किया कि यार स्टैम्प पेपर होते क्या है, कैसे वो प्रिंट किए जाते हैं, किस काम के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर प्रिंटिंग करने से पहले उसने जो है लाइसेंस ले लिया स्टैम्प पेपर वेंडर का, बिकॉज स्टैम्प पेपर बेचने के लिए लाइसेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चल के जब वो स्टैम्प पेपर डुप्लीकेट करेगा तो बेचने के लिए उसके पास एक लीगल जरिया होना चाहिए, लोगों को शक नहीं होना चाहिए। तो उसने एक लाइसेंस ले लिया एंड फिर आगे चल के जब प्रिंटिंग करने की बात आई तो उसे पता लगा कि यार स्टैम्प पेपर को एग्जैक्ट डुप्लीकेट प्रिंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जब तक अपने पास जो गवर्नमेंट का कोई प्रिंटर ना हो। तो उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि यार गवर्नमेंट का प्रिंटर कहाँ से मिल सकता है। तो उसे पता लगा कि यार नेशनल सिक्योरिटी प्रेस के बारे में, जो एक नासिक के अंदर प्रेस है जहाँ पर जो गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर को प्रेस करती है, प्रिंट करती है। तो यहाँ पर जब प्रिंटर खराब हो जाती है उन्हें ऑक्शन किया जाता है
एंड ऑक्शन करने वाले जो लोग खरीदते वो लोग बेसिकली इसको खरीद के जो इसके पुर्जे अलग अलग करके बेच देते थे भंगार के अंदर। बट अब्दुल करीम ने सबसे बड़ी बोली लगाकर इन प्रिंटर्स को खरीदना शुरू कर दिया, बिकॉज अब्दुल करीम तेलुगु को पता था कि इस प्रिंटर के साथ करना क्या है। उसने इन प्रिंटर्स को रिपेयर करके प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए जो कलर लगता है ये भी इसने जो ऑफिशियल्स को घूस देके, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को घूस देके उसने जो कलर्स को अरेंज किया। अब अब्दुल करीम तेलुगु के पास ओरिजिनल प्रिंटर जो गवर्नमेंट यूज करती है एंड जो कलर गवर्नमेंट यूज करती है दोनों थे। एंड फिर जाके उसने जो है इन नकली स्टैम्प पेपर को प्रिंट करना शुरू कर दिया। इनिशियली लोगों को शक नहीं होना चाहिए, इसलिए जो उसने ओरिजिनल स्टैम्प पेपर के अंदर नकली स्टैम्प पेपर को मिक्स करके बेचना शुरू कर दिया। एंड धीरे धीरे इसने जो है इस बिजनेस को काफी बड़ा बना दिया। आइए कुछ अब इंटरेस्टिंग फैक्ट को जान लेते हैं। अब्दुल करीम तेलुगु ने पूरे देश भर में से 350 से भी ज्यादा MBA ग्रेजुएट को हायर किया था उसके स्टैम्प पेपर बेचने के लिए। बेसिकली इन MBA ग्रेजुएट का काम बस इतना ही था, अलग अलग कमर्शियल ऑफिसेस के अंदर जाके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर जाके उनके साथ डील करना। जब भी उनको अगली बार स्टैम्प पेपर की जरूरत हो वो अब्दुल करीम तेलुगु के पास से ही स्टैम्प पेपर ले काफी डिस्काउंट में उनकी माल बेच देते थे। और आपको हैरानी होगी 28 में से 26 स्टेट्स के अंदर जो अब्दुल करीम तेलुगु अपने जो स्टैम्प पेपर बेच रहा था, 70 सिटीज के अंदर जो है इसके स्टैम्प पेपर जा रहे थे। तो बोला जाए तो अक्खा इंडिया इसके स्टैम्प पेपर यूज कर रहा था। अलग अलग एग्रीमेंट्स के अंदर, सेल डीड के अंदर, मैरिज एग्रीमेंट्स के अंदर इसके जो स्टैम्प पेपर यूज होने लगे एंड लोगों को कानों कान खबर भी नहीं थी। एंड दोस्तों अगले कुछ सालों के अंदर ये बिजनेस काफी बड़ा बन गया। अब्दुल करीम तेलुगु बेहिसाब पैसे बना रहा था, बट अब्दुल करीम तेलुगु की भूख इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब उसने सोचा कि यार मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन है गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर बेचती है अगर यही रुक जाए, यही मार्केट के अंदर आना अगर बंद हो जाए तो मैं उससे भी ज्यादा मार्केट बड़ा कैप्चर कर सकता हूँ। तो उसने सोचा कि यार कैसे गवर्नमेंट के ओरिजिनल स्टैम्प पेपर का शॉर्टेज करा जाए मार्केट के अंदर, तब जाके जो लोग मेरे ही स्टैम्प पेपर को खरीदेंगे। तो उसने जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑफिस के अंदर जो स्टैम्प पेपर भेजे जा रहे थे अलग अलग गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर, उसके एड्रेस चेंज कर दिए। काफ़ी अलग अलग खुद के ही ऑफिस से उसने जो स्टैम्प पेपर को मंगाना शुरू कर दिया। एंड सारे जो स्टैम्प पेपर आ रहे थे एक जगह पे गोडाउन के अंदर लॉक करके रख दिए। एंड फिर उसके बाद इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर स्टैम्प पेपर का शॉर्टेज होने लगा। एंड सारे लोगों के पास एक ही ऑप्शन था, वो था अब्दुल करीम तेलुगु। एंड अगले 8 सालों में बिजनेस काफी बड़ा बन गया। किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी, काफी लोगों को पता भी चल गया था, बट इसके पास इतना पैसा था काफी लोगों के उसने मुंह बंद कर दिए। बट 2001 में एक छोटी सी गलती के कारण इसका पूरा स्कैम एक्सपोज हुआ। एक ट्रक जो कि स्टैम्प पेपर से पूरा भरा हुआ था, पुलिस ने रोक दिया। और उसके ड्राइवर से जब ये पूछा गया कि ये पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से स्टैम्प पेपर, बिकॉज एक ऑथोराइज बिजनेसमैन को ही सेल करने दिया जाता है, तो जब उससे सवाल किए गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे गए, तो ये जो ड्राइवर है ये आंसर नहीं कर पाया। देन उसके बाद पुलिस ने अलग अलग जगह छापे मारना शुरू कर दिया। एंड फिर जो अब्दुल करीम तेलुगु का नाम सामने आया, इस मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद जो अब्दुल करीम तेलुगु के जो भी रिलेशन थे पुलिसमैन लोगों के साथ, इनके साथ भी इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो जो 2 पुलिसमैन थे, एक कांस्टेबल था जिनकी तनख्वाह थी 9,000 रुपये, इनके घर में जब छापा मारा गया तो इनके घर से 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के रियल एस्टेट के पेपर सामने आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, एक 9,000 के ऊपर काम करने वाला कांस्टेबल, इसको इतना बड़ा लेवल का घूस दिया जा रहा था, तो कितना बिजनेस बड़ा होगा। एंड नेक्स्ट एक सब इंस्पेक्टर था जिसके घर से 200 करोड़ के रियल एस्टेट के पेपर सामने आए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितना बड़ा स्कैम होगा। अब्दुल करीम तेलुगु ने अरेस्ट होने के बाद खुद ये स्टेटमेंट दिया था। उसने दीपा बार के अंदर एक डांस गर्ल के ऊपर एक रात के अंदर 97 लाख रुपए जो उसके ऊपर एक रात के अंदर उड़ा दिए थे। उस लड़की का नाम था तरन्नुम खान। ये तरन्नुम खान लड़की बहुत ही ज्यादा उस वक्त फेमस थी। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स दीपा बार के अंदर इस लड़की की एक झलक को देखने के लिए आते थे। बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी आते थे। इसके अंदर जो आदित्य पंचोली, मुथैया मुरलीधरन का भी नाम शामिल है। एनीवेज, हम लोग कहानी के अंदर वापस आते। जब अब्दुल करीम तेलुगु के रियल एस्टेट का पता लगाना शुरू कर दिया तो 3600 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट उसका सामने आया। उसे सीज कर लिया गया। उसके अलग अलग जगह पे 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स थे जिसके अंदर बेहिसाब पैसा था, उसे भी सीज कर लिया गया। अलग अलग प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया गया। बट फिर भी उसके बाद भी पुलिस को लग रहा था कि अब्दुल करीम तेलुगु झूठ बोल रहा है, इससे काफी बड़ा पैसा उसके पास है जिसके आंसर वो नहीं दे पा रहा है। तो पुलिस ने अब्दुल करीम तेलुगु का नार्को टेस्ट भी किया। नार्को टेस्ट के अंदर बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम सामने हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट के अंदर मुझे बता देना उनको पॉलिटिशियंस के नाम। एनीवे दोस्तों, पुलिस को ये चाहिए था कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, उसे सीज किया जाए। तो जब उसके बारे में पूछा गया तो यार अब्दुल करीम तेलुगु खुद को नहीं पता था कि यार उसके पास कितना पैसा है, बिकॉज इतना बड़ी लेवल पे वो पैसा बना रहा था। तो अब्दुल करीम तेलुगु जो है पैसों को बोरियों के अंदर भर के रखता था।
तो उसको इतना पता था कि यार मेरे पास कितने बोरी है। तो बेसिकली वो जो पैसे को बोरियों के अंदर गिनता था, इतना बेहिसाब पैसा उसके पास था। जितना प्रॉपर्टी सीज कर सके पुलिस उतना सीज कर दिए। उसके बाद एक केस चला एंड उसको जो 30 साल की सज़ा हुई। फिर जो जेल के अंदर सज़ा काटते काटते 2017 में उसकी मौत हो गई जेल के अंदर। और इस तरीके से जो इस स्कैम का अंत हुआ। आई होप दोस्तों ये कहानी सुनने में आपको मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।